तुषार तक उकरेती आप देख रहे हैं महाभारत, और महाभारत में आज बात करेंगे कि बहिष्कार ब्रिगेड पर कैसे धावा बोलने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जी हाँ, प्रधानमंत्री कैसे जवाब देंगे, कब देंगे, ये आगे आपको बताऊंगी। लेकिन आज महाभारत उस मिशन 450 पर जिस पर विपक्ष लगा हुआ है, आपको बताती हूं कि कैसे विपक्ष ने एक पूरी तरह से नया प्लान तैयार कर लिया है नरेंद्र मोदी को 2024 में हराने के लिए। और उस प्लान को लेकर मिशन 450, विपक्ष का मिशन 450, उसी के बारे में आज आपको बता रही हूं। मोदी के खिलाफ विपक्ष का यह अब तक का सबसे बड़ा प्लान है। 450 सीटों पर एक साथ उम्मीदवार उतारेगा विपक्ष। बीजेपी को हराने के लिए यह मिलकर लड़ने की तैयारी है। कांग्रेस नेता पी चिदंबरम का यह बड़ा बयान आया है और वो क्या कहते हैं कि पूरा विपक्ष एक दल की तरह, यानी कि एक राजनीतिक पार्टी की तरह अपने उम्मीदवार उतारेगा। यानी 450 सीटों पर विपक्ष का एक कॉमन उम्मीदवार, संयुक्त उम्मीदवार उतरेगा। हर सीट पर उम्मीदवार कौन होगा, ये सारी पार्टियां एक साथ बैठकर तय करेंगी। सभी दल मिलकर तय करेंगे उम्मीदवार का नाम, और मजबूत पार्टी के नेता को सभी दल सपोर्ट करेंगे। यानी वोटों का बंटवारा नहीं होगा। यह विपक्ष का मिशन 450 है, मिशन 450 है। यानी समूचा विपक्ष अब एक राजनीतिक दल बनकर मोदी को हराने का प्लान बना रहा है। यह मिशन 450 है और इसको अंजाम कब दिया जाएगा, यह भी मैं आपको बताना चाहती हूं कि इसको अंजाम देने के लिए तैयारी हो चुकी है। मिशन 450 का आगाज अब से थोड़े दिन बाद, ठीक 12 दिन बाद पटना में होने वाला है। 2024 से पहले यह अब तक का सबसे बड़ा शक्ति प्रदर्शन होगा विपक्ष का। नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आप जैसा देख रहे हैं, ये सारे विपक्षी दल के नेता एक साथ एक मंच पर एक रैली में होंगे। लेकिन ये सिर्फ रैली नहीं होगी, ये मंथन होगा इसी मिशन 450 पर। बिहार में विपक्षी नेताओं का ये जमावड़ा लगने वाला है 12 जून को पटना में, जहां पर नीतीश कुमार के साथ राहुल गांधी भी होंगे, अरविंद केजरीवाल भी होंगे, अखिलेश यादव होंगे तो शरद पवार भी होंगे। 18 से ज्यादा विपक्षी पार्टियां यहां पर एक मंच पर नजर आने वाली हैं। यानी कि वो सारे दल जिन्हें नीतीश कुमार समय समय पर साध रहे हैं, राहुल गांधी यहां खड़गे होंगे, केजरीवाल होंगे, ममता बनर्जी पवार होंगे, उद्धव ठाकरे भी इस बैठक में शामिल होने वाले हैं नीतीश कुमार के साथ। 2024 में मोदी के खिलाफ रणनीति तैयार करने के लिए यह अब तक का सबसे बड़ा शक्ति प्रदर्शन होगा। अब जो संयुक्त विपक्षी मोर्चा का चुनावी प्लान है वो यहीं पर बनेगा। मिशन 450 पर अमल कहां होगा, यहीं पर होगा। इसी के साथ साथ आपको यह भी बताती हूं कि यहां तो सब एक साथ आ रहे हैं, लेकिन बीजेपी कह रही है कि एक अकेला सब पर भारी। जी हां, नरेंद्र मोदी इन सबको एक साथ लेकर पीछे छोड़ सकते हैं। आज से बीजेपी का जनसंपर्क अभियान शुरू हो चुका है। कल अजमेर में नरेंद्र मोदी की बड़ी रैली होने वाली है। संपर्क से समर्थन, यानी कि लोगों के साथ जनसंपर्क, और उसी से 2024 के लिए समर्थन हासिल करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये मेगा रैली कल से, जिसका शंखनाद होगा, और उसके बाद अलग अलग जिलों में ये रैलियां होंगी। संसद उद्घाटन के बाद मोदी पहली बार रैली कर रहे हैं, याद रखिए। और इस रैली में ये पूरी तरह से मानकर चलिए कि जिन लोगों ने बहिष्कार किया है उनको मोदी इस रैली से जवाब देंगे। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ चुनाव इसी साल होने हैं। तीनों राज्यों के अधिकतर जिलों में मोदी की रैली भी होनी है, और यहां इन रैलियों के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न सिर्फ जनसंपर्क करेंगे बल्कि विपक्षी एकता पर सबसे बड़ा वार यही रैलियां होंगी, क्योंकि विपक्षी एकता के खिलाफ बीजेपी मोदी बाण चला रही है और मानती है कि यही सबसे सार्थक होगा। संसद बहिष्कार के मुद्दे को भी बीजेपी इन रैलियों में उठाएगी। अब 5 राज्यों में साल के आखिर में चुनाव। अब जहां एक तरफ विपक्षी एकता का बिगुल है, वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये रैली करने वाले हैं। लेकिन इसी के साथ साथ क्यों ये चलने नहीं वाला है, उसके भी कई कारण सामने आ रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि ऐसे बयान दिए जा रहे हैं जो नरेंद्र मोदी के लिए बयान ही ब्रह्मास्त्र के रूप में सामने आ रहे हैं। इन बयानों ने रिश्ते बयां कर दिए। टीएमसी और कांग्रेस के बीच के रिश्ते क्या हैं, इनमें खींचतान रही है। क्यों कह रहे हैं हम, क्योंकि कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का बयान आया, उसमें वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं यूपी बिहार में तो ममता बीजेपी की मदद करती हैं,
अब ये लोग एक मंच पर कैसे आएंगे? राहुल गांधी का नाम लेने से उन्हें परहेज क्यों है? वो ये कह रहे हैं कि ना आपने भारत जोड़ो में नाम लिया, ना उनकी संसदीय गई तब आपने नाम लिया। ये आरोप है कांग्रेस का। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी कांग्रेस साथ कैसे आएगी? केजरीवाल को कांग्रेस का ठेंगा है। कांग्रेस ने सीधे सीधे अपने बयानों के जरिए जाहिर कर दिया। केजरीवाल ने मुलाकात का समय मांगा, कांग्रेस ने मना कर दिया। पहले कांग्रेस के नेताओं से माफी मांगे केजरीवाल, कह रही है कांग्रेस पार्टी। और वहीं ये भी कि दिल्ली में आपसे समझौता नहीं करेंगे। ये भी केजरीवाल का समर्थन नेहरू पटेल का विरोध होगा। आपको दिखाती हूं कि सियासत कहां तक पहुंची है। पहले ये रिपोर्ट। हिंदुस्तान की आन बान और शान नई संसद पर विपक्ष सियासत से बाज नहीं आ रहा। संसद के निर्माण में अड़ंगा लगाने वालों ने उद्घाटन समारोह का बहिष्कार किया। संसद की तुलना ताबूत से करने के बाद आरजेडी ने एक और विवाद खड़ा कर दिया। एक बार फिर मोदी और सिंगोल पर हमला किया। आरजेडी ने अब खलनायक अमरीश पुरी की ये तस्वीर ट्वीट की और लिखा कि क्या आपने हाल फिलहाल ये फिल्म देखी है जिसमें एक बहुत बड़े कलाकार हाथ में कुछ जानी पहचानी वस्तु पकड़े हुए हैं। लालू की पार्टी ने किसी का नाम तो नहीं लिया, मगर उसका इशारा किसकी तरफ था ये लोग समझ गए, जिसके बाद बीजेपी हमलावर हो गई। प्रतीकात्मक रूप से यह तंज कसा जाता है राजनीति में बहुत सारी चीज़ों को दिखा करके, लेकिन वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए है, ये उसमें नहीं लिखा हुआ है। डेली नई नई चीजें ढूंढते हैं विरोध करने की, मतलब इनका काम विरोध करना ही है। कोई अच्छी चीज इनको दिखाई नहीं दे रही है, खाली इनका मोदी जी का विरोध है। आज उसको ताबूत के रूप में बता रहे, पहले क्या आप जीरो के अंदर बैठे हुए थे, गोल शून्य के अंदर बैठे हुए थे, शून्य की ओर जा रहे थे क्या? नई संसद और सिंगोल पर सवाल उठाने वाली सिर्फ आरजेडी ही नहीं बल्कि नीतीश की पार्टी जेडीयू ने तो अपने सांसद और राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश को भी नहीं छोड़ा। जेडीयू को परेशानी इसलिए हुई क्योंकि विपक्ष के बहिष्कार के बाद भी हरिवंश नारायण सिंह संसद के उद्घाटन में न सिर्फ शामिल हुए बल्कि नई संसद को गर्व का क्षण बता दिया। इन्होंने जो कृत्य किया है, जो लोकतंत्र की कलंक गाथा लिखी जा रही थी, उसके प्रथम हस्ताक्षर इन्होंने भी किया है, तो ये तो निश्चित रूप से बड़ा गुनाह किया है इन्होंने। अब ऐसी स्थिति में पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ही तय करेगा। पता नहीं इन लोगों को हो क्या गया है कि संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति पर किसी तरह का कटाक्ष नहीं होना चाहिए। वो उपसभापति राज्यसभा के हैं, वो एक संवैधानिक पद है। तो संवैधानिक पद पर कोई बैठा है तो उस पर कटाक्ष कर आप जो है लोकतंत्र का मजाक कर रहे हैं।